वेलकम टू द प्रोमाइज एकेडमी गाइस। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हम क्या आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट कंपनीज। ये सेक्शन कौन से क्लॉज में दिया गया, पहले ये देखते हैं। ये सेक्शन 2 में दिया गया है, सारे डेफिनेशन हमारे कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 में दिए गए हैं। और कौन से क्लॉज में, क्लॉज 45 में ये दिया गया है। तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन आखिर क्या है गवर्नमेंट कंपनीज का। एक ओवरव्यू से आपको पता होगा, जैसे नाम है गवर्नमेंट कंपनीज, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ओन्ड होंगे। बिल्कुल सही, आप लोग एकदम सही सोच रहे हो। और एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या कहा गया है उसमें। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी in which not less than 51% of the share capital of the paid up share capital is held by the government। अब गवर्नमेंट कितने तरह की होती है हमारे कंट्री में, एक तो सेंट्रल या फिर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात की गई, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड हो या फिर दोनों मिलकर, या फिर सेंट्रल स्टेट दोनों मिलकर, या फिर दो स्टेट्स मिलकर, दो या उससे ज़्यादा स्टेट्स मिलकर अगर किसी कंपनी को ओन करती है और उसमें उनका 51% से ज़्यादा, 51% या उससे ज़्यादा अगर पेड अप शेयर कैपिटल है, उनके ओनर्स है वो, तो उनको क्या कहेंगे हम, गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, एंड इंक्लूड्स, ये तो है ही, और उसके साथ कौन से कंपनीज को हम इंक्लूड करेंगे इसके डेफिनेशन में, वो है सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। अगर इस कंपनी की कोई भी सब्सिडियरीज है तो उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही मानेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस लॉ। A government company is neither a government department nor a government establishment। इसका क्या रेलेवेंस है वो इस पैराग्राफ में दिया गया, तो उसको पढ़ते हैं। Since employees of the government companies are not government servants, they have no legal right to claim that the government should pay their salary or the additional expenditure on account of revision of their pay scales should be met by the government। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है या फिर कोई भी पे स्केल वो बढ़ाती है, तो हम इस गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज वो हक, उस पर हक नहीं जता सकते कि हमारा भी पे स्केल राइज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, या फिर कोई भी एडिशनल एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट मीट करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि इसमें 51% या उससे ज्यादा गवर्नमेंट ओन करती है। क्लियर? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे देम द सैलरीज। वो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो सैलरीज उनको पे करेंगे, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। Audit of such government companies is done by C&AG, Comptroller and Auditor General of India. Okay, C&AG appoints auditor for various government companies and they submit their audit report with CAG। CAG अपॉइंट करती है बहुत सारे ऑडिटर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, और वो जो रिपोर्ट वो बनाते हैं उसे सबमिट करते हैं CNAG के पास। CNAG प्रेजेंट द ऑडिटर रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ओनर है तो ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट ओनर है तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो हमारी विधानसभा होती है, उसमें प्रेजेंट होता है। एज अ केस में भी अलॉन्ग विद सप्लीमेंट ऑडिट रिपोर्ट इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर है फॉरेन कंपनीज, सेक्शन 2 क्लॉज 42। फॉरेन कंपनी, पहली बात तो ये कोई कंपनी नहीं होती है इन द नजर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, इसे हम बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। ये भले ही कंपनी की फॉर्म में बाहर रजिस्टर्ड हो, इंडिया के बाहर, लेकिन ये इंडिया में उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं। और वो कौन सी कंपनीज को हम फॉरेन कंपनी मानते हैं, जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस चाहे वो खुद से या फिर किसी एजेंट से, क्योंकि एजेंट का एक्ट लायबल करता है प्रिंसिपल को, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर चाहे वो एजेंट हो या फिर चाहे वो फिजिकली हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड हो, जैसे अमेजोन है, वो उसका फिजिकल ऑफिस फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं सपोजिटली कि वो नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस तो है ना, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया तो है, तो इसलिए हम कहेंगे कि उस वो भी फॉरेन कंपनी मानी जाएगी। एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, चाहे किसी भी तरीके से आप अगर बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में करते हो तो आपको हम फॉरेन कंपनी मानेंगे। Okay, the act lays down that every foreign company which establishes a place of business in India must, within 30 days of the establishment of such place of business, file with registrar of companies for its registration. Okay,
30 दिन के अंदर जब वो प्लेस ऑफ एस्टैब्लिश बिजनेस, जब भी यहाँ बिजनेस अपना काम स्टार्ट कर देती है तो उसके 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना पड़ेगा फॉर इट्स रजिस्ट्रेशन। अब आप पूछोगे कि मैम अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो उसका कोई स्टेट में तो है नहीं, तब किस रजिस्ट्रार को हम बताएंगे? फिर उस केस में हम बोलेंगे ROC दिल्ली को हम ये इंटीमेट करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि होल्डिंग क्या है। हमने पढ़ा है पिछले में गवर्नमेंट कंपनीज में कि अगर गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी होती है तो उसे भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही मानेंगे। अब होल्डिंग क्या है, फिर सब्सिडियरी क्या है, और उसके साथ साथ हम समझेंगे कि एसोसिएट क्या है। ये तीनों टर्म्स हमें समझना बहुत जरूरी है, होल्डिंग, सब्सिडियरी एंड एसोसिएट। होल्डिंग क्या होता है ये दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 46 में। In relation to one or more other companies means a company of which such company is a subsidiary company. मैम ये कैसा डेफिनेशन है? इसके बारे में हम एक्सप्लेन किया जाता है, सब्सिडियरी कंपनी के जो डेफिनेशन दी गई है उसमें बताया गया है बेसिकली सब्सिडियरी क्या है। जब सब्सिडियरी आप समझ जाओगे तो होल्डिंग अपने आप समझ जाओगे। जिस भी कंपनी की सब्सिडियरी है, और सब्सिडियरी क्या है वो सेक्शन 2 क्लॉज 87 में दिया गया है। अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज 87 आप सेटिस्फाई करते हो तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी की सब्सिडियरी वो हो जाएगी, और उस रिलेशन में उस कंपनी के लिए वो क्या हो जाएंगी, होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। ओके, पहली बात दी गई है कि वो कंट्रोल करता है उसको कॉम्पोजिशन। अब कंट्रोल कैसे कर सकता है? अगर वो अपॉइंट या रिमूव कर सकता है उसके सारे या फिर मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, तो उस केस में कहेंगे कि हम कि वो कंपनी उस कंपनी की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती है। फिर है एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडियरी कंपनीज। ये बहुत सिंपल है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें दिया गया है कि या तो खुद से या फिर बाकी के सब्सिडियरीज, मतलब उनकी जो और सब्सिडियरीज है, मतलब जो उनकी ग्रुप कंपनीज है बेसिकली, उनके साथ मिलकर ये 50% से ज्यादा, यहाँ बात की गई है मोर देन, मतलब 50% हो तो कंट्रोल होगा, सब्सिडियरी मानेंगे नहीं। एक्सरसाइज कंट्रोल और एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल मोर देन हाफ, मतलब 50.1% भी होगा, 50.0001% भी होगा, तब भी हम मानेंगे कि यहाँ पावर है, वोटिंग पावर है, और उसमें ये कंक्लूड किया जा सकता है कि उसमें कंट्रोल है। ओके, provided that such class or classes of holding companies shall not have layers of subsidiary beyond the prescribed limit। बेसिकली यहाँ बात की गई है कि 2 लेयर से ज्यादा सब्सिडियरीज आप नहीं बना सकते। A company shall be deemed to be a subsidiary of the holding company even if the control referred to in subclause 1 or subclause 2 is of another subsidiary company of the holding company। एक बार फिर रीड करो। A company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if subclause 1 और subclause 2 is of another subsidiary of the holding company। यहाँ बात की गई है कि अगर वो किसी और उसी कंपनी की कोई और सब्सिडियरी है। देखो ये समझो, बहुत आसान है। ये है H लिमिटेड और इसकी है S1 और ये S2। S2 का क्या है कि इसमें पावर है, इसमें ये S2 की सब्सिडियरी है, ठीक है। ये H की सब्सिडियरी नहीं है, ये S2 की, S1 की सब्सिडियरी है S2। तो इस केस में क्या होगा कि इस पे S2 पे कंट्रोल किसका है, S1 का। तो क्या हम कह सकते हैं कि H का भी कंट्रोल है, H उसकी होल्डिंग है? बिल्कुल हाँ। इसमें कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि H का ही कंट्रोल हो इस पे डायरेक्टली। ये अगर S1 का कंट्रोल है S2 पे, ये बेसिकली ऐसे जाएगा, ये चेन होल्डिंग की तरह, ये समझो आप S1 S2। अगर इस पे कंट्रोल है S1 का और S1 पे कंट्रोल है H का, तो हम ये मानेंगे कि S2 पे भी कंट्रोल है H का। The composition of the company's board of directors shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of some power exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or majority of the directors। ये हमने समझ लिया कि अगर वो एक या उससे ज्यादा, मतलब मेजॉरिटी, सॉरी एक नहीं, या मेजॉरिटी या फिर सारे को अगर आप अपॉइंट कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो, तब हम कहेंगे कि आपका कंट्रोल है।
आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक बात कही गई है कि कंपनी, होल्डिंग कंपनी के डेफिनेशन में यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट को भी इंक्लूड किया जाएगा। इसका क्या रेलेवेंस है कि इसका मतलब है कि एक बॉडी कॉर्पोरेट की भी होल्डिंग या सब्सिडरी हो सकती है। मीनिंग ऑफ कंट्रोल, सेक्शन 2 क्लॉज 27। कंट्रोल आखिर है क्या? According to Section 2 Clause 27, control shall include the right to appoint a majority of directors or to control the management. देखो majority of directors तो हमने समझ लिया, ठीक है, ये तो पॉइंट 1 हो गया। आगे क्या है? कंट्रोल द मैनेजमेंट, ये पॉइंट 2 है। या फिर पॉलिसी डिसीजन, इसी पॉइंट के दो पार्ट्स हो गए। या तो कंट्रोल करो मैनेजमेंट को। देखो नोट्स कैसे बनाते हैं, पहले तो आपने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, उसके बाद ये सेकेंड पॉइंट जब आप लिखोगे, कंट्रोल किसको किसको, मैनेजमेंट को या फिर पॉलिसी डिसीजंस को। ओके, exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights of shareholders agreement or voting rights agreements or in any other manner। मतलब चाहे वो अकेले या फिर किसी के साथ, चाहे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, अगर वो ये सब चीजें, ये एक पॉइंट ये हो गया और ये 2A होगा और ये 2B होगा, ठीक है, ये सब चीज अगर वो कर सकता है तो उसे हम कहेंगे वो एक कंट्रोल एक्सरसाइज करता है इस एंटिटी पे। सब्सिडियरी मे नॉट होल्ड शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनीज, सेक्शन 19 में बात की गई है। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब सेक्शन 19 आएगा तो उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे और उसको क्लियरली समझेंगे। एसोसिएट का मतलब क्या होता है? मीन्स अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। यहाँ कंट्रोल की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की बात की गई है। मतलब आपका एक, आपकी आवाज का वहाँ वैल्यू है, मतलब अगर आप कुछ बातें करते हो तो वहाँ पे अहमियत है उस चीज की, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, उनको मानना होता है उस कंपनी को, ठीक है। बट इज नॉट अ सब्सिडरी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 20%, यहाँ आप आगे पढ़ोगे, 20% से ज्यादा अगर वोटिंग पावर, शेयर कैपिटल होल्ड करते हो लेकिन 50 से कम करते हो तो आपको हम क्या बोलेंगे? एसोसिएट। लेकिन अगर 50 से ज्यादा करते हो तो आपको हम कहेंगे सब्सिडरी। और 50 से 100 करते हो, अगर 100 करते हो तो उसको हम कहेंगे होली ओन्ड सब्सिडरी। मतलब उसमें किसी और का कोई भी हिस्सा नहीं है, पूरा का पूरा हिस्सा आपका है, ठीक है। But which is not a subsidiary of the company, having such influence and includes a joint venture of the company. Explanation to section 2 clause 6 provides that significant influence means the control of at least 20%, ये बात की गई, of the total voting power or control of a business decisions under an agreement limited company. As per section 3 subsection 2, a company formed under this act may either be a company limited by shares or company limited by guarantee या फिर अनलिमिटेड। यहाँ पे 3 बातें कही गई है बेसिकली। एसोसिएट आप समझ गए होगा आई होप। कंपनी बेसिकली 3 तरह के हो सकती है अगर शेयर कैपिटल की बात की जाए तो। एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स, एक तो लिमिटेड बाय गारंटी या फिर अनलिमिटेड, ठीक है। ये 3 तरह की, इसको अगर आप चार्ट बनाना चाहते हो तो दूसरा तरीका है कि एक तरफ आप कर दो लिमिटेड और एक तरफ अनलिमिटेड। लिमिटेड में आगे 2 पार्ट्स हो जाएंगे, जैसे लिमिटेड, फिर उसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे शेयर्स और गारंटी। और या फिर ऐसे भी बना सकते हो, अपनी बुक में बना लो या फिर नोट्स में बना लो, ताकि आपको बाद में एग्जाम से पहले रेफर करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। इसे हम क्या कवर करते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय बाय।